प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्रतियोगी छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। चैनल के माध्यम से जो भी आपको पढ़ाया जा रहा होगा, चैनल का पूरा फायदा आप लोग ले रहे होंगे। और जैसे ही आपकी जो एग्जाम्स जो भी तैयारियां आपकी चल रही हैं एग्जाम के लिए, वो कुछ नया करने का जो प्रयास है इस चैनल का, वो लगातार आपको देखने को मिल रहा है। आप सबके लिए नए नए प्रश्न जो वर्क हम लोग के द्वारा किया जा रहा है संस्थान के द्वारा, उसका पूरा लाभ आप लोग उठाएं और सफल हों, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। पूरा चैनल आप सबके साथ लगा हुआ है, चाहे जिसकी तैयारी आप कर रहे हो या आगामी आपके जो भी एग्जाम लगने वाले हैं, उनके सबके लिए जो बेहतरीन पेपर सेटअप है, क्वेश्चंस हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है चैनल के माध्यम से। एक ये नया प्रयास है आपके शहर में, ठीक ना। इससे पहले आपने लगातार कई वर्षों तक तैयारी की, काफी समय से लगे थे। एक निश्चित समय पे जिस क्षेत्र में आपको तैयारी करनी चाहिए थी, रेलवे के एग्जाम्स हैं, ऑनलाइन हिस्ट्री आपको देनी चाहिए थी, उसका सही प्रबंध आपके पास नहीं हो पाता था। ऐसे ही आप एयरफोर्स के एग्जाम के लिए जो बच्चे लगातार तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ऑनलाइन जो व्यवस्था थी टेस्ट पेपर की, वो नहीं हो पाती थी। इस चैनल का एक ये नया प्रयास जल्द ही आपको मिलने वाला है। आपके लिए जो भी एग्जाम ऑनलाइन होने वाले हैं, उनके लिए ऑनलाइन एसटी की व्यवस्था भी करवाई जाएगी और बहुत ही न्यूनतम फीस में आपको ये ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक ना। तो हमारे साथ लगे रहें। और आज हम एक संविधान के कुछ नए प्रश्नों के साथ आप सबके सामने आए हैं। जेल वार्डन का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो या ऑल इंडिया में जो भी एग्जाम आपके होते हैं, संविधान से हर एग्जाम में प्रश्न आपके आते हैं। बड़े बढ़िया बढ़िया प्रश्न आते हैं। प्रश्नों की जो पूछने की उनकी कला होती है, जो प्रश्नों की उनकी क्वालिटी होती है, बहुत ही अलग अलग होती है हर एग्जाम में। प्रश्न वही एक होते हैं, लेकिन उनकी पूछने की शैली उनकी अलग अलग होती है। तो एग्जाम्स में हम लोग परेशान ना हो, एकदम आप मंथन करके जाएं और ठीक ठाक पेपर को देकर आए, ये प्रयास है इस चैनल का। तो शुरू करते हैं आज संविधान का पहला प्रश्न, ठीक ना। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है। अलग अलग ऑप्शन है आपके, वित्त आयोग है, योजना आयोग है, लोक सेवा आयोग है और चुनाव आयोग आपके सामने ऑप्शन है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं। संवैधानिक संस्था का मतलब होता है कि संविधान में जिसका उल्लेख हो उसको किसी भाग या अनुच्छेद में आपके रखा गया हो। अगर ऐसा होता है तो संवैधानिक संस्था है, अगर ऐसा नहीं होता तो संवैधानिक संस्था नहीं है। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को देखें, इसके आंसर को अपने मन में इसको टिक करें, ठीक है ना। फिर हम इसका आंसर आपको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका योजना आयोग। आंसर भी सही होगा इसका, योजना आयोग। क्यों सही हो रहा है तो जरा सुन लीजिए एक्सप्लेनेशन इसकी। अगर हम वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग के बारे में आपने फाइनेंस कमीशन को देखा होगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में बड़ा बढ़िया वर्णन कर रखा है वित्त आयोग का। इसके अलावा अगर हम लोक सेवा आयोग की बात करें तो चाहे राज्य की लोक सेवा हो चाहे संघ की लोक सेवा हो, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में मिलता है। और चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग का उल्लेख जो है वो आपको मिलता है अनुच्छेद 324 में, ठीक है। भाग 15 निर्वाचन के बारे में आपको बताता है। तो यहाँ पे जो आपका योजना आयोग है, योजना आयोग का कहीं भी किसी अनुच्छेद में इसका जिक्र नहीं है, तो इसका आंसर जो आपका बी होगा। थोड़ा सा हम पहले योजना आयोग की चर्चा कर लेते हैं आपसे। आपने देखा होगा कि 2015 से पहले जो भी सरकारी योजनाएं आती थी, जनता के हित में जो भी कार्य सरकार द्वारा किए जाते थे, उसका जो क्रियान्वयन करता था वो आपका योजना आयोग करता था। योजना आयोग के बारे में बात करें तो ये एक परामर्शदात्री संस्था थी जो आपके केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 1946 में इसका प्रावधान किया गया था। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 मार्च 1950 को हुई थी ना। और ये गैर संवैधानिक संस्था है। कौन? योजना आयोग। योजना आयोग के हम अध्यक्ष की बात करें, इसकी देखरेख कौन करता है तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जब 1950 में इसका गठन हुआ था उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बड़ा बढ़िया प्रश्न योजना आयोग से जो पहले पूछे गए हैं, वो प्रश्न ये था कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष हमारे थे वो थे हमारे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? हमारे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा के बारे में आपने सुना होगा कि भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी आपके रह चुके हैं, गुलजारी लाल नंदा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोकसभा के जो अंतिम उपाध्यक्ष पूछता है, क्योंकि योजना आयोग अभी आपका कन्वर्ट होगा नीति आयोग में, तो जो योजना आयोग 2014 तक था, कन्वर्ट होने से पहले, नीति आयोग बनने से पहले, इसके जो आपके अंतिम अध्यक्ष थे वो आपके थे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। कौन थे आपके? मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। तो प्रश्न आता है कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष आप गुलजारी लाल नंदा को बताएंगे। अंतिम उपाध्यक्ष की बात करें तो अंतिम उपाध्यक्ष में आप मोन्टेक सिंह अहलूवालिया को बताएंगे। क्लियर हुआ? ये तो बात थी हमारी योजना आयोग की। बाद में हुआ क्या, 2015 में
नई 2014 में नई भारत पर सरकार आई, ठीक है, तो उसने किया क्या, आपने नरेंद्र मोदी का भाषण देखा होगा, लाल किले से उन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि योजना आयोग को हम कन्वर्ट करके अब नीति आयोग बनाने जा रहे हैं। ये प्रकार की थिंक टैंक है जो हमको सलाह देती है कैसे क्या करना है, किन योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन करना है। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नीति आयोग है क्या? NITI, नीति से कहते हैं, नीति का फुल फॉर्म एग्जाम्स में अलग अलग समय में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में नीति का फुल फॉर्म आता है NITI। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फिर से सुन लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है। इसके लिए थिंक टैंक पर काम करती है, ठीक ना। भारतीय जो भी केंद्र है उसको सलाह देती है किस हिसाब से योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाए, कौन सी योजना जनता तक पहुंचे, ये सब इसके काम होते हैं नीति आयोग के। नीति आयोग सेम वैसे है जैसे आपका योजना आयोग था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके पहले अध्यक्ष, जाहिर सी बात है, बीजेपी सरकार में आए थे, नरेंद्र मोदी जी इसके पहले अध्यक्ष हैं, वर्तमान में भी यही इनके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अगर बात करें, जब ये 2015 में बनी थी, स्थापना इसकी पूछता है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। इसका स्थापना भी इसकी पूछी गई कब हुई थी, तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी सन 2015 में की गई थी, और इसके पहले अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक ना। इसके अलावा इसके पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान समय में जो योजना आयोग के आपके उपाध्यक्ष है वो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। इसके अलावा योजना आयोग की CEO के बारे में पूछता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में पूछता है। तो वर्तमान समय में जो योजना आयोग के हमारे क्या नाम है, CEO हैं, वो हैं अमिताभ कांत। कौन है आपके? अमिताभ कांत है। ये प्रश्न आपके नीति आयोग से हैं। योजना आयोग आपने देखा, योजना आयोग की स्थापना केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर की गई थी, ठीक ना। और वर्तमान में वही योजना आयोग हमारे लिए नीति आयोग के रूप में परिवर्तित हो गई। फुल फॉर्म इसका पूछ सकता है, इसकी स्थापना पूछ सकती है, एग्जाम्स में इसके CEO के नाम भी पूछ लेता है, ठीक ना। जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि CEO के बारे में वो आपके पूछता है। तो ये बात थी हमारी योजना आयोग की, ठीक ना। नीति आयोग की हमने चर्चा की। अगर हम चुनाव आयोग की बात करें, इसके पहले हमने आपको चुनाव आयोग के बारे में पूरा बताया था, ठीक है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 से 329A तक है वो उल्लेख करता है किसके? निर्वाचन के बारे में। यहाँ पे आप जानते हो कि जो निर्वाचन में जो भी आपका निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल की चर्चा की थी, जो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले आए, अन्य जो है उनका 6-62 वर्ष जो पहले आए, ऐसे हमने चर्चा वहां पे की है। हीरालाल जी कानिया के बारे में आपने सुना होगा, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ऐसे कुछ प्रश्न आपके बनते हैं, इनको आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। ये पहला प्रश्न था, इस प्रश्न का आपका आंसर जो होगा वो आपका योजना आयोग सही होगा। बाकी जो भी संस्था यहाँ पे दी गई है उनका सबका उल्लेख भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में। अनुच्छेद भी इनके महत्वपूर्ण है, चाहे वित्त आयोग का अनुच्छेद रहा हो, चाहे लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद रहा हो, चाहे चुनाव आयोग का रहा हो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़ा बढ़िया प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपका आज का। अगला प्रश्न ये है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त करने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। अब बात है यहाँ पे धन विधेयक की। धन विधेयक होता क्या है पहले जानिए। कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय कौन करेगा, सारी बातें पहले आप सुनिए फिर बढ़ते हैं। तो होता क्या है, धन विधेयक क्या होता है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। आपने देखा होगा जो संसद का, जो हमने संसद आपको बताया होगा, संसद के बारे में अगर आप जानते हो तो संसद सामान्यतः 3 चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें आपकी लोकसभा होती है, आपकी राज्यसभा होती है, और आपके देश के जो पहले व्यक्ति, प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति इसमें आपके शामिल होते हैं। जब ये तीनों लोग आपस में मिलते हैं, ये तीनों का जो संगठन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? संसद कहलाती है। यही पर अगर हम बात करें तो कोई भी विधेयक हो, अगर हम धन विधेयक की बात करें, धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय करेंगे हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, वो बताएंगे कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक जब भी आता है वो राष्ट्रपति से पूछकर ही लोकसभा में लाया जाता है, और धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में आता है। बात समझ में आ रही? बाकी विधेयकों में होता है चाहे वो लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए, लेकिन जो धन विधेयक हमारा है वो केवल और केवल कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। लोकसभा में आया, ये पास हुआ, और पास होने के बाद इसको राज्यसभा में भेजा तो जाता है, लेकिन राज्यसभा धन विधेयक को कभी नामंजूर नहीं कर सकता।
अगर धन विधेयक राज्यसभा तक गया, राज्यसभा ने धन विधेयक को देखा, पढ़ा, हाँ वो ये कर सकता है कि उसमें जो सुधार हो उसकी जानकारी दे सकता है, उसके बारे में कह सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो धन विधेयक को मना या रोक नहीं सकता है। अगर इसके बाद भी ये नियत समय पे धन विधेयक को वापस नहीं करते तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है 14 दिन। 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा धन विधेयक को पास करती है तब तो ठीक है, वरना उस विधेयक को हम लोग स्वतः क्या मान लेंगे, पारित मान लेंगे। तो धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। इसके बाद अगर वो नहीं रोकती है तो लोकसभा उसको पारित मान लेगी, और अब कहाँ जाएगा वो, फिर वो जाएगा आपके राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के बारे में होता है कि राष्ट्रपति इसको मना क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि धन विधेयक जब लोकसभा में लाया गया था तो राष्ट्रपति से पूछकर ही लाया गया था। तो धन विधेयक को कभी भी राष्ट्रपति नामंजूर नहीं कर सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय हमारे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बोली बात समझ में आई? चलिए और सुनिएगा। इसके अलावा आपने साधारण विधेयक सुना होगा। साधारण विधेयक चाहे लोकसभा में आए, राज्यसभा में आए, कहीं भी आ सकती है। अगर धन विधेयक साधारण विधेयक को लोकसभा ने पास कर दिया और उसको पास करके कहाँ भेज दिया है, और उसको पास करके अगर राज्यसभा में भेज दिया है तो साधारण विधेयक को राज्यसभा केवल और केवल 6 माह तक क्या कर सकती है, रोक सकती है। क्लियर हुआ? तो ये बात थी आपके धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोकती है? मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। अब बात आई है लोकसभा के अध्यक्ष की। तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में आप 2-3 प्रश्न और याद रखिए। भारत के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो आपके जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले और एकमात्र ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। और लोकसभा की एकमात्र महिला अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार थी आपकी, और वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो आपके ओम बिरला हैं। ये आपको जानकारी आपको होगी। लोकसभा अध्यक्ष से बड़ा अनोखा बढ़िया प्रश्न बनता है कि लोकसभा का अध्यक्ष चयनित होता है कि मनोनीत होता है कि निर्वाचित होता है। आप लोग जानते हो कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो होता कौन है? सांसद जो भी जीत के लोकसभा पहुंचते हैं उन्हीं में से किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ना तो उसका निर्वाचन, एक बार तो निर्वाचित होकर आ ही रहा है, तो उसका चयन किया जाता है। क्या होता है वो? चयन। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो बाकी जो सदस्य होते हैं उनमें से क्या किया जाता है, उसका चयन किया जाता है, तो वो चयनित होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन की व्याख्या करता है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो बुलाता है आपका राष्ट्रपति। और उस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो करता कौन है? तो वो करता है आपकी लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है ना। अब लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहा है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी विधेयक पर दोनों पक्षों में मत बराबर आ जाए, मतलब जितने वोट यस पड़े उतने ही वोट नो पड़े, अगर स्थिति बराबर किया जाए तो उस समय एक होता है निर्णायक मत, या इसको हम लोग अपनी भाषा में कास्टिंग वोट कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट या निर्णायक मत। तो जो निर्णायक मत देने का अधिकार है वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष को ही प्राप्त है। ये जानकारी भी आपको थोड़ी सी होनी चाहिए। क्लियर हुआ ना? तो एक प्रश्न था आपका कि राज्यसभा धन विधेयक को प्राप्त कितने दिन रोक सकती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। 14 दिन के अंदर इसको पास करना जरूरी होता है, वरना लोकसभा इसको स्वतः पारित कर देती है और इसको आगे की ओर भेज देती है। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। परेशान ना हो, बिल्कुल शांत आराम से पढ़ते रहे, ठीक ना। जितनी भी हम व्याख्या करते जाएं, हम जिन प्रश्नों के बारे में आपको बता रहे हैं, प्रश्न एक लेते हैं, व्याख्या पूरी करते हैं, ठीक ना। तो उन बातों को आप सुने। जो बच्चे थोड़ी सी तैयारी में हैं, ठीक ना, उनके लिए बहुत ही कारगर है ये वीडियो। और आपसे हम बार बार कहते हैं कि आप अकेले सफल होने की कोशिश ना करें, ठीक ना। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सेंड करें, हमारे बारे में बताएं, ठीक ना। और हमारा जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करो। और यूट्यूब पर जो चैनल है उज्ज्वल क्लासेस का, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें। कागनोडू ऐप भी आपको मिलेगा, उसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आपको, बड़ी अच्छी अच्छी तैयारी आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्दी, ठीक ना। चैनल से जुड़े रहें और हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें आप लोग, ठीक ना। अगर निश्चित सफलता पानी है, अभी तक आपने केवल पढ़ाई देखी है, लेकिन सफलता कैसे लग जाती है वो आपको जल्द ही मिलेगी। तो आप लोग खुद ही देखेंगे, खुद ही आपको एहसास होगा कि चैनल आप सबके लिए कितने मन से लगा हुआ है। चुनिंदा प्रश्न हम लोग सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए लाते हैं, उनकी व्याख्या करवाते हैं। और पेपर में जब प्रश्न आएगा तो आपको उस समय हमारी याद आएगी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा, जो अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में 2 आपके केंद्र शासित राज्य शामिल किए गए हैं, वो है कौन?
तो यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है, पूरी बात सुनिएगा। आप जानते हो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, हम लोग तो इसमें वोट देने जाते नहीं, ठीक है ना, जनता तो इनको वोट करती नहीं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल कौन कौन होता है, जिसको हम लोग निर्वाचक मंडल कहते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 54 है, वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें शामिल कौन कौन होगा, पहले वो सुन लो। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। कौन शामिल होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में जो विधानसभा होती है वहां के निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो आपके शामिल होंगे, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। जो भी मनोनीत होते हैं, चाहे वो 2 आपके लोकसभा से हो, 12 आपके राज्यसभा से हो, चाहे अलग अलग राज्यों से जो आपकी मनोनीत होते हैं, तो मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे। बात याद रखिएगा, ठीक ना। इन तीनों क्षेत्रों के जो आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। राज्यों की विधान परिषद शामिल नहीं होती है, ना शामिल होने का कारण है कि कुछ राज्यों में विधान परिषद है और कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, इसीलिए विधान परिषद को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो जो केंद्र शासित राज्य हैं हमारे, इनको भी राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल नहीं किया गया। लेकिन 70वें संविधान संशोधन, बड़ा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो 1992 में हुआ था। 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी, ये 2 आपके ऐसे राज्य थे जहां के निर्वाचक मंडल को, ये कहिए कि वहां के राज्य विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या कर दिया गया था, शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा बी, दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जिनको 70वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। इसके अलावा आपने 69वां संविधान संशोधन भी देखा होगा। 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक ना। और इसके अलावा आपने 1912 में देखा होगा कि भारत की जो राजधानी थी पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता से आपके दिल्ली बनाई गई थी। लॉर्ड हार्डिंग के शासन काल में काम हुआ था, ठीक ना। इन प्रश्नों को आप याद रखिएगा। 1931 से दिल्ली से नई दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग के शासन काल में ट्रांसफर हुई थी। ये इतिहास के प्रश्न, इतिहास में आपको पूरा बताया जाएगा वहां पे, लेकिन प्रश्नों को भी आप यहाँ पे देखते रहिए। इसके अलावा कुछ संविधान संशोधन आपके प्रमुख है जो हमने आपको पहले बता रखे हैं। जैसे हमने आपको 42वां संविधान संशोधन बताया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत बहुत सारे शब्द आपके जोड़े गए थे। प्रस्तावना में जो आपका एक बार संशोधन हुआ, वो चाहे अखंडता हो, समाजवाद हो, ठीक ना, पंथ, ये जो शब्द आपके जोड़े गए थे, ठीक ना, वो आपके 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में आपके जोड़े गए थे। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन आपने देखा होगा। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था, ठीक ना। वर्तमान में इसको अनुच्छेद 300 में रखा गया है। ऐसे आपका 61वां संविधान संशोधन, जहां पे पहले मतदान करने की उम्र हमारी 21 वर्ष थी और 21 वर्ष से घटा कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष किया गया था। 86वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है आपका। 86वें संविधान संशोधन के तहत जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता के द्वारा शिक्षा दिलाने की बात कही गई थी, ठीक ना। और जो अनुच्छेद 21A में भी इसका उल्लेख है। ये बातें वहां पे आपकी हुई थी। 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से जुड़ा हुआ था, इसके बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। इन सारे प्रश्नों को आप देखिए, एग्जाम्स में ये प्रश्न आपके रिपीट हो तो आपकी गलत ना हो, ठीक। तो जो ये प्रश्न का आंसर था वो आपका बी था, दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जिनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हम लोग शामिल किए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 72 हमको बताता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है या उसको छोड़ सकता है। ये राष्ट्रपति का अपना विशेषाधिकार है। आप मुझे अध्यादेश के बारे में बताइए भाई, अध्यादेश क्या होता है। राष्ट्रपति के बारे में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1, 2, 3 है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश होता क्या है, तो अध्यादेश एक प्रकार का अस्थायी कानून होता है। अगर सदन या संसद ना चल रही हो, सदन अपने सत्र में ना हो और उस स्थिति में अगर कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति अपने अनुसार क्या करता है, तो वो अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश के तहत एक प्रकार के कानून को बनाता है और वो कानून लागू कर दिया जाता है। इसके अलावा अब उसको संविधान में दर्जा कब दिया जाएगा, तो जब आपकी संसद सत्र पुनः शुरू हो, तो उस संसद सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह के भीतर उसको पास कराना आवश्यक होता है।
तो अध्यादेश कब तक लागू रहता है? जब लागू तो हमेशा रहता है, लेकिन जब संसद का सत्र शुरू हो जाए तो उसी के 6 सप्ताह में उसको पास करवाना आवश्यक होता है। और ये जो शक्ति होती है वो हमारे राष्ट्रपति की शक्ति है, ठीक है ना। आगे राष्ट्रपति के टॉपिक में पूरा आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो कहां से लिया गया है? सीधा प्रश्न यही बनता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो आयरलैंड का संविधान है वहां से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। नाम से ही क्लियर है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का मतलब क्या होता है? अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में जो राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है बड़ी अनोखी दी गई है। वहां पे राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से नहीं है। राज्य का मतलब एक ऐसी संस्था से जो सरकार के हित में या देश के हित में काम कर रही हो, ठीक है ना, उसे हम लोग राज्य कहते हैं। अगर संस्था है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वो भी राज्य का हिस्सा है, जो कि राज्य के हित में काम करती है। तो कोई भी राज्य अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ निर्देश देता है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन में काम करता रहता है, ताकि वो अपने आप को बढ़िया दिखा सके। चाहे कोचिंग संस्थान हो या आपकी कोई पार्टियां हो या कोई भी चीज हो, आपकी कोई शॉप हो या कोई भी कंपनियां हो, वो अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो जनता को एक से नए नए ऑफर देते रहते हैं। तो वो भी आपका राज्य के नीति सिद्धांत हैं। कहाँ से लिए गए हैं आपके? तो आपके आयरलैंड से लिए गए। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। ठीक, अगर यहाँ पे बात करें तो इनमें से कौन सा है जो संविधान में बाद में जोड़ा गया था? ऑप्शन है आपके ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह और सामान्य नागरिक संहिता, जो कि गोवा राज्य में लागू है। अनुच्छेद 44 है ये। अगर यहाँ पे बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका सी होगा, मुफ्त कानूनी सलाह, ये आपके बाद में जोड़ा गया था। ठीक, इसके अलावा राज्य के नीति तत्व के बारे में हमने आपको बताया, भाग 4 में आपके शामिल है। तो यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हमने आपको बोला, उनको देखिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत गठन के बारे में बताता है, ठीक ना। अनुच्छेद आपने 42 देखा होगा, प्रसूतियों के लिए जो अवकाश की बात कही गई है। अनुच्छेद जो 45 है आपका, वो आपको बताता है आंगनबाड़ी के बारे में, ठीक ना। जो 6 से कम वर्ष के बच्चे उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करता है, वो आंगनबाड़ी इसी के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 43 बड़ा महत्वपूर्ण है, मनरेगा। बाद में जो मनरेगा का उल्लेख किया गया वो अनुच्छेद 43 में आपका है। अनुच्छेद 44 में सामान्य सिविल संहिता गुजरात में लागू है, ठीक ना। इसके अलावा अनुच्छेद में बात करें तो अनुच्छेद 50 बहुत महत्वपूर्ण है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। जो कार्यपालिका है उसका काम अलग है, न्यायपालिका का काम अलग है, ठीक ना। न्यायपालिका हमारी अलग है एकदम, ठीक ना, उसको कार्यपालिका से कोई मतलब नहीं है। तो अनुच्छेद 50 है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। ठीक, अनुच्छेद 49 के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं इनकी देखरेख करना, ठीक ना, इनकी सलामती रखना, ये इसकी चर्चा की गई अनुच्छेद 49 में। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो आंसर सी होगा, मुफ्त कानूनी सलाह, ये आपके बाद में जुड़े गए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों का के निर्माण का, यहाँ पर निर्माण का सही आरोही क्रम क्या होगा? निम्नलिखित राज्य के निर्णय का नहीं, निर्माण का सही आरोही क्रम क्या होगा, ये आपको देखना है। नागालैंड दिया गया है, मेघालय दिया गया है, सिक्किम दिया गया है और आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य दिया गया है। इनके 4 राज्य दिए गए, इनका सही क्रम लिखना है। अगर सही क्रम आपको लिखना तो जाहिर सी बात है इनकी स्थापना आपको आनी चाहिए, इनकी स्थापना कब हुई थी ना, किस किस वर्ष में कौन सा बना था। तो नागालैंड के बारे में बात करें तो नागालैंड हमारा पूर्वोत्तर भारत का ये राज्य है। नागालैंड की जो स्थापना यहाँ पे हुई थी 1963 में हुई थी। कब हुई थी नागालैंड की स्थापना? 1963 में। अगर इसके बाद हम मेघालय की बात करें तो मेघालय की स्थापना 1972 में हुई है। सिक्किम की स्थापना की बात करें तो 1975 में हुई थी। और अरुणाचल प्रदेश राज्य की बात करें तो 1987 में 1987 में इसकी स्थापना हुई है। सब ऑप्शन यही 4 राज्य आपके सब हैं। तो नागालैंड 1963, मेघालय आपका 1972, सिक्किम आपका 1975 और अरुणाचल प्रदेश आपका 1987 में। और यही आपका आंसर यही इसका सही है, ठीक ना। जो शुरू के 4 राज्य आपके लिखे गए हैं, आपके आरोही क्रम में लिखे गए हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ये प्रश्न अगर एग्जाम में आपके आ जाए तो जाहिर सी बात है एग्जाम में प्रश्न गलत होंगे, ठीक है। अगर आपको ईयर की जानकारी नहीं है तो ये आपके प्रश्न गलत होंगे। चलिए बढ़ते हैं। इससे पहले का आपका बड़ा बेहतरीन प्रश्न है कि बताइए भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है? भारत के वे राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित है उनकी संख्या कितनी है? तो आप जानते हो मित्र पर गमछा झाड़,
भारत में 8 राज्य ऐसे हैं जो आपके कर्क रेखा पर पड़ते हैं, ठीक ना। वो आपका इधर राजस्थान से आपका शुरू होता है, उधर आपके मिजोरम तक आपके जाता है, ठीक ना। इनकी संख्या आपको याद रखनी है, कौन कौन से राज्य हैं, ठीक ना। और इसके अलावा भारत में तटीय राज्य कितने हैं, तो तट से लगे हैं, तो भारत में तटीय राज्यों की बात करें तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या आपके 9 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आप सबके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। ठीक, संविधान सभा के बारे में पहले सुन लीजिए, संविधान सभा थी क्या, हुआ क्या। संविधान के निर्माण के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग समितियों का गठन हुआ, या आपने देखा होगा क्रिप्स मिशन आया था, ठीक ना। बाद में फिर आपका कैबिनेट मिशन आया था, 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया था, तो इसको पोस्ट डेटेड चेक, अगली तारीख का चेक, या जिसका बैंक नष्ट होने वाला हो, ऐसी बातें वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कही थी। पोस्ट डेटेड चेक आपके महात्मा गांधी ने कहा था, और अगली तारीख और ये कहा था कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, ठीक ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा था क्रिप्स मिशन को लेकर। बाद में क्रिप्स मिशन वापस गया और एक नया मिशन आपका आया था कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैबिनेट मिशन पे ही भारत का संविधान आश्रित है, और इसी की सलाह पर भारत में जो है संविधान सभा की स्थापना की गई। संविधान सभा में 389 मेंबर्स आपके थे, ठीक ना। अलग अलग 10 लाख की जनसंख्या पे इनका निर्वाचन हुआ, व्यक्ति चुनकर आए, और यहाँ पे 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, उनके बारे में आपको याद रखना है। चीफ कमिश्नरी प्रांत थे कौन कौन, तो आपका बलूचिस्तान था, दिल्ली था, अजमेर था और कुर्ग कर्नाटक था, ठीक है ना। ये आपके 4 चीफ कमिश्नरी राज्य थे। संविधान की पूरी नोट्स संस्थान के द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएगी, और कम से कम समय में संविधान लोग पढ़ाते हैं 3-3, 4-4 महीने, यहाँ तक कि लोग अमूमन 6-6 महीने पढ़ाते हैं। हम कहते हैं संविधान मैक्सिमम 40 दिन का टॉपिक है, और संविधान में शायद ही कोई टॉपिक है जो आपको बचे। जैसे ही संस्थान खुलेंगे आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर होगा, बहुत ही बेहतरीन ऑफर, मतलब वहाँ पे पैसे की बात नहीं कर रहे हैं आप, मतलब आपको बेहतर से बेहतर सामग्री संस्थान के द्वारा दी जाए, हम उस ऑफर की बात कर रहे हैं, ठीक ना। हमेशा पैसे की बात नहीं करते हैं, बात होती है आपके सफलता है। संस्थान से जो बच्चे जुड़ रहे हैं, आप आएंगे तो हफ्ते भर में आपको एहसास होगा कि बहुत ही बेहतरीन टीम इस समय जो आपके रायबरेली में वर्क कर रही है, ठीक ना। वो चाहे जिस विषय की हो, एक से एक महारथी हैं अपने अपने विषय की, ठीक ना। चाहे मैथ हो, आयुष सर हो, चाहे सीपी सर हो रीजनिंग के लिए, चाहे अमरेश सर हिंदी के लिए, चाहे हम स्वयं हो, अपने आप को तो हम नहीं कहते, लेकिन हमसे बेहतर आपको सारे टीचर मिलेंगे। अगर आपको हमारी लैंग्वेज समझ में आ रही है, आपको हमसे पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आप ये उम्मीद मान के चलिए कि हमारे साथ जो भी फैकल्टीज आपके साथ लगेगी वो हमसे बहुत बेहतर होंगी। ये आप इस बात को मान के चलिए, ठीक है ना। तो एक नए पड़ाव पे हैं आप लोग, एक नया लक्ष्य आप सबके सामने है। चूके ना इस बार अपने दोस्तों को बताएं हम लोगों के बारे में, और पूरे मन से जुड़े, ठीक है ना। हमने कहा है कि आपके लिए 6 महीने, यही 6 महीने बहुत खास होंगे आप सबके लिए। इन 6 महीनों में जो बच्चा टिक गया वो समझो फिक्स हो गया, ठीक ना। और सफलता निश्चित तौर से उसको मिलनी है, क्योंकि बहुत ही नया करना है इस बार कुछ, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको बातें समझ में आ रही है हम लोग किस लय में है, ठीक है ना। चलिए लगे रहे सामने। अगला प्रश्न जो है कि हाँ, भारतीय संविधान में जो संवैधानिक सलाहकार की बात कर रहे थे, हमने कहा कि 4 हमारे चीफ कमिश्नरी राज्य थे। संविधान सभा की बात करें, 10 लाख की जनसंख्या पे एक व्यक्ति का चयन किया गया था। संविधान सभा ने कुल 12 बैठकें की, और 12 बैठक के बाद संविधान का निर्माण किया। कुल 114 दिन तक बैठक चली थी। और संविधान सभा में अगर महिलाओं की बात करें तो भारतीय संविधान में 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। और संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो वो थी आपकी बेगम एजाज रसूल। कौन थी आपकी? बेगम एजाज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इसके बाद आपने प्रारूप समिति देखी होगी, है ना। और इसके बाद कई 13 प्रकार की समितियां बनी थी। मूल अधिकार समिति हो गया, झंडा समिति हो गया, इनसे भी आपके प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे जो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे वो आपके थे बीएन राव। आंसर सी आपका सही होगा। बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार क्यों बनाया गया? इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। ये जो थे बीएन राव, ये आपके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। कौन? बीएन राव। बीएन राव क्योंकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे तो जानकारी इनको थी संविधान की, ठीक ना। संविधान की इनको बहुत अच्छी जानकारी थी। तो ये हुआ कि इन्हीं के सलाह पर संविधान चले। संविधान के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी तंत्र है इसका, वो बीएन राव के कहे चले। अम्बेडकर जी तो अपना सहयोग कर ही रहे हैं। बीएन राव चूंकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में रह चुके हैं
तो इनको भी एक अच्छी जानकारी है। तो इसीलिए जो सलाह देने की बात आई थी वो BN राव को बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार कौन थे आपके? BN राव थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो आपके अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। झंडा समिति की बात करें, झंडा समिति में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पे मिलेंगे, लोग JB कृपलानी को ही बताते हैं, ठीक है। तो ये कुछ समितियां थी, 13 समितियां थी, इनके बारे में आपको याद रखना है। इनके अध्यक्ष कौन थे? 4-5 आपके आते हैं, इस बात को आप याद रखिए। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका C होगा। BN राव आपके सही होंगे। थोड़ा सा BR अम्बेडकर की हम चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान में एक दक्ष पायलट के रूप में इनको जाना जाता है। प्रश्न आया था कि किसने BR अम्बेडकर को एक दक्ष पायलट या स्किल पायलट की उपमा दी थी? संविधान सभा की एक दक्ष चालक या स्किल पायलट जो इनको कहा था वो कहा था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको दक्ष पायलट कहा था। भारतीय संविधान का मनु भी नहीं कहा जाता है BR अम्बेडकर को, ठीक ना। और अम्बेडकर जी ने जो जातिवाद को समाप्त करने के लिए इनकी एक दो पुस्तकें बड़ी फेमस हैं। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात का नाश हो या जात का विनाश हो, ये पुस्तक जो है आपकी BR अम्बेडकर जी की है। इनके बारे में आप जरा याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा KM मुंशी की बात करें तो KM मुंशी ने जो आपने प्रस्तावना आपको बताएंगे, तो प्रस्तावना क्या होती है? किसी भी संविधान की जो रूपरेखा है, संविधान में एक प्रस्तावना हम लोग निबंध में लिखते हैं, जब प्रस्तावना लिखते हैं तो वहां बताते हैं क्या क्या चीज हम निबंध में लिखने जा रहे हैं, तो प्रस्तावना होती है। तो प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा था KM मुंशी ने, ठीक ना। और एक और आदमी थे MN पालकीवाला। MN पालकीवाला ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा, ठीक ना। प्रस्तावना के बारे में अगर आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो आप जान जाओगे कि इसमें लिखा क्या क्या है, भारतीय संविधान में है क्या क्या। तो एक प्रकार का वो परिचय पत्र ही तो है। हमने आपसे परिचय पत्र मांगे, अगर अपना परिचय पत्र दिखाओ तो हम जान जाएंगे आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है, आपकी माता का नाम, ये सारी जानकारी हमको वहां से आपके बारे में हो जाती है। तो प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना का परिचय पत्र ही तो होता है। ये बात कही थी आपके MN पालकीवाला ने, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का आपका आंसर C होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़ा बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ठीक, जब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा में कांग्रेसों की संख्या बहुत ज्यादा थी, ठीक ना। शायद 208 के 208 थे उस समय कांग्रेस के। तो कांग्रेस को इनमें से किसने कहा था कि जो संविधान सभा है वो कांग्रेस है और ये कांग्रेस ही भारत है, ठीक ना। ये बात कही थी हमारे ऑस्टिन ने कही थी। ऑप्शन आपका A सही होगा। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन A होगा, ठीक है ना। ऑस्टिन ने क्या कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही क्या था? भारत था। ऑस्टिन ने कहा था। विंस्टन चर्चिल के बारे में आपने बड़ा बढ़िया सुना होगा। महात्मा गांधी को अर्धनग्न जो फकीर कहा था, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर में किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन A होगा, ठीक है ना। प्रश्नों को लिखते रहे साथ में और टिक मारते रहे। संविधान, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों का 15% कर दिया गया था? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखते हो कि जो मंत्रिमंडल बनता है, मंत्रिमंडल में एक प्रावधान है कि अधिकतम आप 15% व्यक्तियों को ही मंत्री का दर्जा देंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, ज्यादा व्यक्ति होते हैं, अगर आप सबको मंत्री का दर्जा देने लगेंगे तो संविधान में कहीं ना कहीं जो होगी वो अव्यवस्था फैल जाएगी। बात समझ आ रही है? इसीलिए भारतीय संविधान में 91वां संविधान संशोधन हुआ था। ऑप्शन इसका A सही होगा। 91वें संविधान संशोधन में बात कही गई थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा या कोई भी मंत्रिमंडल होगा, इसमें आपके 15% व्यक्तियों को ही मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें आपके उस सदन का मुखिया, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो भी आपके शामिल होंगे। और इसका एक न्यूनतम प्रावधान भी किया गया है 12 सदस्यों का। अगर 15% व्यक्ति या तो आप अधिकतम रखें या तो 12 व्यक्तियों को आप मंत्री का दर्जा दे सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम सदस्य की बात करें तो 12, अगर हम अधिकतम की बात करें तो कुल सदस्यों का केवल 15% ही क्या कर सकते हैं, आप मंत्री का दर्जा दे सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा 91वां संविधान संशोधन है, ठीक। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं दिया गया है? भारत में आप देखते हो कि बहुत सारे विदेशी भी यहाँ पे आके रहते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है लेकिन भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं प्राप्त है? आपके अलग अलग ऑप्शन है। विधि के समक्ष समता,
विधि की समझ सब लोग बराबर है, चाहे विदेशी हो गए, आप यहाँ पे आके कोई क्राइम करोगे तो आपको सजा मिलेगी। विचार तथा व्यक्ति स्वतंत्रता, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षण, धर्म और धर्म वर्ण की स्वतंत्रता। तो कोई भी व्यक्ति बाहर ही आके हमारे धर्म को स्वीकार कर सकता है, ये सही है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये भी आपका सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ये केवल और केवल भारतीयों को मिली है, ये किसी भी विदेशी को नहीं प्राप्त है, ठीक ना। अगर कोई विदेशी भारत में रह रहा है तो जो ऑप्शन बी है, ये स्वतंत्रता उसको आपको नहीं दी गई है, ठीक ना। तो जो भी क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ो तो आप ऑप्शन पढ़ के भी सही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही होगा, विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ये आपकी नहीं दी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किसको जारी कर सकता है। आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 पढ़ा होगा, B.R. अम्बेडकर ने उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्योंकि अगर कभी हमारे मूल अधिकारों का हनन होने लगे, अगर आपको लगता है कि हमारे मूल अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं, तो उस स्थिति में 5 प्रकार के रिट है जो आपके सुप्रीम कोर्ट आपके जारी कर सकता है। हाई कोर्ट को भी आपके अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि सुप्रीम है, तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। इसमें आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, अधिकार रक्षा हो गया, ठीक ना, ये आपके शामिल होते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के स्वयं के लिए हम बात करें, अगर आप कभी बंदी बना लिए जाएं तो आपको जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। 24 घंटे के अंदर आपको किसी न्यायाधीश के सामने मजिस्ट्रेट में पहुंचने का अधिकार है। तो ये आपका जो इसका आंसर सी सही होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आपका सही होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी कर सकता है, तो जारी कर सकता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी सही होगा इसका, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आपको बताया जाएगा वहां पे। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको राष्ट्रपति का आपको बताया भी होगा, देश में राष्ट्रपति ना हो, उपराष्ट्रपति ना हो, इस स्थिति में कौन ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति का पद आपका दे सकता है। आपने देखा भी होगा जाकिर हुसैन वाले मामले में, जाकिर हुसैन जी का निधन हुआ, उस समय वीवी गिरी हमारे उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, और वीवी गिरी को हम लोगों ने क्या किया, उपराष्ट्रपति से इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। लेकिन बाद में उन्होंने किया क्या, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया जब उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। तो उस स्थिति में दोनों पद खाली हो गए थे, राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया था, राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया था। तो इस स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय है या आपका सुप्रीम कोर्ट है, वहां के मुख्य न्यायाधीश को क्या बना सकते हैं, राष्ट्रपति हम लोग बना सकते हैं। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो आपके राष्ट्रपति की तरह काम करेगा। और आज तक एक बार ऐसा आपके हुआ भी है, जब आपके एम हिदायतुल्लाह, कौन, एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के राष्ट्रपति भी बने। क्लियर हो। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन होगा आपका ए। और अब तक एक बार ऐसा हुआ भी था, कौन वो था, वो थे आपके एम हिदायतुल्लाह जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और भारत के राष्ट्रपति भी आपके बने थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ऑप्शन है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा का अध्यक्ष और भारत के महान्यायवादी। का बेहतरीन ऑप्शन आप सबके सामने है। जाहिर सी बात है आप क्लियर कर चुके होंगे, यहाँ पे ऑप्शन जो डी सही होगा, भारत का महान्यायवादी, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अब भारत का महान्यायवादी होता कौन है वो सुनना, नाम से ही क्लियर है, महान्यायवादी। महा मतलब होता है बड़ा, न्याय मतलब होता है न्याय, और वादी मतलब होता है बोलने वाला। जैसे हम लोगों को कानूनी मामले पर सलाह चाहिए होती है तो हम लोग किसके पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, वकील करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। वैसे ही देश के राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को या केंद्र सरकार को किसी मामले पर सलाह चाहिए तो वो किनके पास जाएंगे, तो उनके लिए ये पद है महान्यायवादी का। केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति को जो कानूनी विषय पे सलाह देता है वो आपका यही होता है महान्यायवादी। और महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा एक संवैधानिक सलाहकार होता है, कौन, महान्यायवादी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का जिक्र किया गया है, महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी के बारे में आपने सुना होगा कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। ये संसद की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, वहां पे बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है, वो है आपका महान्यायवादी। अनुच्छेद 88 ये बताता है
कि जो महान्यायवादी होता है वो कहीं पर भी बैठ सकता है, किसी भी न्यायालय में बैठ के वहां पे सुनवाई कर सकता है, संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो ये अपना वोट नहीं देता है। वो कौन है? आपका महान्यायवादी। तो दिए गए ऑप्शन में महान्यायवादी आपका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। और भारत के जो पहले महान्यायवादी थे वो आपके MC सीतलवाड़ थे और इनका कार्यकाल भी सबसे लंबा रहा है, 1950 से लेकर 1963 तक, 13 साल तक ये महान्यायवादी पद पर थे, ठीक है। और वर्तमान समय में हमारे जो आपके महान्यायवादी हैं वो हैं के वेणुगोपाल, जो इस समय 13वें नंबर के हैं, ठीक ना। इस बात को भी आप महान्यायवादी से याद रखिएगा। क्लियर हो? तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, संविधान के प्रश्न थे, जिनको आपने देखा और हमारे साथ आपने इनकी व्याख्यात्मक चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको पढ़ने में मजा आई होगी, ठीक ना, मजा आ रहा होगा। तो आप लोग करिए क्या, नोट्स लेकर बैठा करिए, साथ में बातों को लिखा करिए और इसकी जो पिक है इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग क्वेश्चंस का, ठीक है। और इसका दिन में 1-2 बार आप केवल रिवीजन करिए। संविधान के भी हम आपको 20-30 क्वेश्चन और 2 सेट और आपको देने की कोशिश करेंगे। और ये प्रश्न आप पढ़ के एग्जाम में पहले बैठिएगा, जिनका आपका जेल वार्डर लगा है, जो भी एग्जाम आपके लगे हों, आप इन क्वेश्चनों को देखकर जरूर जाइए कि बच्चों की बेहतरीन तैयारी है, ठीक ना। इन्हीं प्रश्नों से आपके क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में मिलेंगे और वो प्रश्न आपके गलत ना हो। सफलता की जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि आप तैयारी चाहे कितनी कर डालें, जब तक आपको एक सही गाइडर नहीं मिलेगा, आपको जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा, आपको एग्जाम से पहले अपनी गलतियां नहीं पकड़ पाओगे, तब तक आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत सारे बच्चे हैं लगातार कई सारे संस्थान में लगे हुए हैं, असफल बार बार हो रहे हैं, 2 नंबर 4 नंबर से रुक रहा है। तो आप परेशान ना हो, आप प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करें, करते रहें और हमारे साथ संस्थान से जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है ना, ताकि हम आपको और बेहतर कर सकें। ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, जो भी एग्जाम्स लगेंगे ऑफलाइन क्लास आपको संस्थान के द्वारा भले मिलती रहे, लेकिन जो प्रैक्टिस बैच की चर्चा है वो हम आपको ऑनलाइन देते रहेंगे। और बहुत ही जल्द आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए हम आपको ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था भी उपलब्ध कराएंगे। आप घर बैठे मोबाइल पे अपनी, चाहे आप एग्जाम की तैयारी में हो, चाहे रेलवे की तैयारी में हो, तो आपको जो भी एग्जाम्स आपके देने हैं उनको आपको ऑनलाइन हिस्ट्री आपके घर पे मोबाइल पे मिल जाएगी, आप कोड डाल के उसको आप आराम से हल कर सकते हैं। तो हमारे साथ आप जुड़े, अच्छा लगा, धन्यवाद उसके लिए, ना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हम लोगों का सपोर्ट करें, ताकि हम लोग आपके भविष्य को निखार सकें और स्वयं की जो बातें जो हम लोग चाह रहे हैं करना, उसमें हम लोग भी अपना सफल सकें, ठीक है ना। तो संस्थान और चैनल के साथ जुड़ने के